नमस्कार। आप सबका एक बार फिर से असिस्टेंट प्रोफेसर एम के बिश्नोई क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मुझे आशा है कि आप अच्छे पढ़ रहे होंगे और आप अपने टारगेट की तरफ बढ़ रहे होंगे। इसी विश्वास के साथ एक बार फिर से हम आज CUET की एक क्लास लेकर के आपके बीच में हाजिर हुए हैं। हमारा जो ऑनलाइन क्लासेस का सिस्टम चल रहा है, जिसमें ज्योग्राफी को लेकर के हम ग्रेजुएशन लेवल और कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की क्लासें अभी चला रही हैं। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में ज्योग्राफी की कुछ क्लासें हुई थी। आज की ये क्लास भी उन बच्चों के लिए है जो ज्योग्राफी को ऑप्शनल सब्जेक्ट लेकर के देश की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं। हम प्रयास करते हैं कि ज्योग्राफी के अंदर आप कुछ अच्छा कर पाए, जिसे देश की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी आपको लेने के लिए मजबूर हो जाए। प्यारे विद्यार्थियों, पूर्व में हमने जो 3 क्लासें ली थी, उसके बाद हमने जहां मैटर स्टॉप किया था वो जनसंख्या का चैप्टर चल रहा था और आज हम 2 चैप्टर पर डिस्कस करने वाले हैं। एक तो जनांगीय संक्रमण सिद्धांत पे, जनांगीय संक्रमण सिद्धांत कह दें या मॉडल कह दें, एक तो हम इस पर चर्चा करेंगे और एक हम माल्थस की थ्योरी पे करेंगे। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत, इन दोनों पर हम महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत क्या है? आपने कक्षा 12 के अंदर पढ़ा होगा कि ये एक मानव भूगोल का सिद्धांत है। ये सिद्धांत इस बात को इंगित करता है कि किस तरीके से एक अशिक्षित ग्रामीण खेती और समाज विकास की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता हुआ शिक्षित आधुनिक औद्योगिक समाज में परिवर्तित होता है। वो समाज भिन्न भिन्न अवस्थाओं से होकर के गुजरता है। वो अवस्थाएं विकास की अवस्थाएं भी है और जन्म दर, मृत्यु दर और वृद्धि दर, उसमें परिवर्तन की अवस्थाएं भी है। तो किस तरीके से परिवर्तन होकर के वो समाज बदलता है, उसको समझाने के लिए कुछ विद्वानों ने मॉडल इस्तेमाल किए। उनमें से एक मॉडल है जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत। यहाँ से प्रश्न क्या पड़े, मैं कोई बड़ी थ्योरी आपको नहीं बताऊं, मैं केवल प्रश्न आपको बताऊंगा। सबसे पहला प्रश्न तो आएगा कि ये सिद्धांत दिया किसने? प्यारे विद्यार्थियों, आपकी कक्षा 12 की बुक के अंदर इनके किसी भी लेखकों, किसी भी जो और थ्योरी देने वाले विद्वान है उनका नाम नहीं है, लेकिन पूर्व में जो NCERT की किताब चलती थी उसमें 3 नाम जरूर थे। तो आपको 3 नाम वो याद रखने और उसके बाद 3 नाम अन्य याद रखने हैं। देखो, ये जो थियरी है ये सबसे पहले तो दी थी थॉमसन व नॉटेस्टिन ने। दोनों अलग अलग विद्वान है, आप नाम याद कर लेना, इसको नाम नोट कर लो फटाफट। ये थियरी थॉमसन और नॉटेस्टिन की है। थॉमसन और नॉटेस्टिन की थ्योरी में सेक्स नाम के विद्वान ने परिवर्तन किया था, यानी अवस्थाओं में बदलाव किया था। तो 3 नाम तो ये हो गए, थॉमसन, नॉटेस्टिन और सेक्स। 3 नाम और है जो NCERT की बुक के अंदर दिए, उसकी बात कर रहा हूं मैं। एक तो आपको याद रखना है साइमन, एक याद रखना है आपको ब्लेकर, साइमन, ब्लेकर, और एक आपको याद रखना है बर्गडॉर्फर। ये 3 नाम याद रखने हैं। ये आ जाए, जैसे ऐसे आ जाए कि कौन जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत से संबंधित नहीं है, ये 6 नाम है जो सिद्धांत से संबंधित है। और भी कुछ नाम है,
हालांकि वो एनसीईआरटी में नहीं है, इसलिए मैं आपको ज्यादा उलझाना नहीं चाहता। ये नाम थॉमसन नॉटेस्टिन याद रखना, उसके बाद साइमन ब्लेकर और बर्गडॉर्फर, इन्होंने इस मॉडल को एनालिसिस किया था। अब इस मॉडल से जुड़े हुए क्या प्रश्न हमें याद रखने हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि इस जो जनांगीय संक्रमण मॉडल है उसके अंदर थॉमसन और नॉटेस्टन नाम के विद्वान ने 3 अवस्थाएं बताई। एक प्रश्न बनेगा कि इस मॉडल में जनसंख्या संक्रमण की कितनी अवस्थाएं हैं, तो आपको ध्यान रखना है कितनी अवस्थाएं हैं, 3। ये जो मैं साइमन ब्लेकर और बर्गडॉर्फर ने जो एनालिसिस किया उसकी बात कर रहा हूं। तो अवस्था की बात है तो 3 अवस्थाएं। अब इन अवस्थाओं से रिलेटेड कुछ प्रश्न हैं। देखो क्या प्रश्न है, आपको ध्यान क्या रखना है कि एक तो उस प्रत्येक अवस्था के अंदर जन्म दर का क्या सिस्टम रहता है, एक मृत्यु दर का क्या रहता है, और एक जो सकल ग्रोथ होती है, सकल ग्रोथ का मतलब पूर्ण वृद्धि, उसका क्या सिस्टम रहता है, और इस प्रत्येक अवस्था के अंदर शिक्षा का क्या स्ट्रक्चर है, इकोनॉमी क्या है, अर्थव्यवस्था क्या रहती है, समाज में तकनीकी प्रगति क्या रहती है, और एक वर्तमान विश्व में कुछ देश हैं जिनका एग्जाम्पल इनसे पूछा जा सकता है, तो वर्तमान में कौन देश इनसे रिलेटेड है। ये इतनी चीजें प्रत्येक अवस्था की आपको ध्यान रखना है, जन्म दर, मृत्यु दर, सकल ग्रोथ, शिक्षा, अर्थव्यवस्था, तकनीकी, और वर्तमान में कौन से देश इनसे रिलेटेड है। साइमन ब्लेकर, बर्गडॉर्फर, थॉमसन, नॉटेस्टिन, इन सब विद्वानों ने मॉडल के द्वारा समझाया है। इस मॉडल को इस रूप में समझा जाता है, प्यारे विद्यार्थियों, ज्योग्राफी को जितना मॉडल के द्वारा, मैप के द्वारा एनालिसिस करोगे उतना ही ज्यादा ये चीज समझ में आएगी। मैं एक आपके सामने मॉडल दे रहा हूं, ये स्टेज नंबर 1 है, ये स्टेज नंबर 2 है, और ये फाइनल स्टेज है। कुछ विद्वान इसे चौथी अवस्था मानते हैं, फॉर द एग्जाम्पल सेक्स, इसे चौथी और अंतिम अवस्था कहता है क्योंकि वो सेकंड स्टेज के 2 पार्ट कर देता है, जबकि थॉमसन और नॉटेस्टिन इनकी 3 स्टेज ही बताते हैं, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था। ये वाई अक्ष है, इस पर जन्म दर मैं लिख लेता हूं, जन्म और मृत्यु दर। ये स्टेज है, ये प्रथम स्टेज है, ये द्वितीय स्टेज है, ये तृतीय स्टेज है। द्वितीय स्टेज के विद्वान जो 2 फेज करते हैं, तो ये द्वितीय स्टेज का फर्स्ट फेज है और ये द्वितीय स्टेज का सेकंड फेज है। मैं जन्म दर का कर्व बनाता हूं, कर्व में ना वक्र ध्यान रखना। फर्स्ट स्टेज के अंदर जन्म दर की ये कंडीशन रहती है, अभी मैं एनालिसिस करूंगा कितनी रहती है। सेकंड के अंदर जन्म दर की ये स्टेज है, और जो तृतीय अवस्था है उसके अंदर अंतिम अवस्था में ये स्टेज है। ये जन्म दर का कर्व हो गया। उसके बाद डेथ रेट का कर्व बनाता हूं, ये डेथ रेट का कर्व है फर्स्ट स्टेज में। उसके बाद सेकंड स्टेज में डेथ रेट का ये कर्व रहेगा। थोड़ा मैं इसको नीचे ले आता हूं, और फिर थर्ड स्टेज है उसमें ये रहेगा। इसमें थोड़ा इस फेज को इंडिकेट कर लेता हूं। अब देखिए,
ये जो पहली अवस्था है इसमें हम जन्म दर, मृत्यु दर, वृद्धि, शिक्षा, अर्थव्यवस्था, तकनीकी और देश, इनसे रिलेटेड प्रश्न आ सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि प्रथम अवस्था में कोई भी यदि देश है, जनसंख्या संक्रमण मॉडल की पहली अवस्था में यदि कोई देश है, तो उस देश के अंदर जन्म दर उच्च रहेगी। तो आपको प्रथम स्टेज के अंदर जन्म दर है वो याद रखना है, उच्च रहेगी। कितनी रहेगी ये इंपॉर्टेंट है, ये अप्रोक्सीमेटली 35 के पास रहेगी। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि इस स्टेज के अंदर मृत्यु दर भी हाई रहेगी, ये भी अप्रोक्सीमेटली 35 रहेगी। देखो कर्व दोनों एक दूसरे के पास है, इसका मतलब ये पैरेलल चल रहे हैं। पैरेलल चल रहे हैं इसका मतलब जितने पैदा हो रहे हैं उतने मर रहे हैं। उसके बाद में यदि हम ग्रोथ की बात कर लेंगे तो ग्रोथ स्थिर रहेगा, या इसमें ऐसा भी आ सकता है नगण्य वृद्धि, ये चीज भी आ सकती है। और उसके बाद में शिक्षा कहें तो शिक्षा का स्तर निम्नतम रहेगा। अर्थव्यवस्था, ग्रामीण खेती है, अर्थव्यवस्था की बात करें, अर्थव्यवस्था, आदिम अर्थव्यवस्था, इस पर अभी अपन चर्चा कर रहे हैं। तकनीकी, तकनीकी का इस स्टेज के अंदर अभाव है, तकनीकी का अभाव मिलेगा। और वर्तमान में यदि अपन इस देश की बात करें तो पर्टिकुलर कोई एक देश इसमें नहीं आता है। यदि हम आदिम समाजों की बात करें तो दुनिया में कांगो बेसिन में रहने वाले आदिवासी जैसे पिग्मी, अमेज़न बेसिन में रहने वाले आदिवासी, ध्रुवीय टुंड्रा प्रदेशों में रहने वाले आदिवासी, वो समाज आज भी इस स्टेज से होकर के गुजर रहे। ये क्लियर हो गया। ये सारा प्रश्नों का जाल है। देखो ऐसे पूछा जा सकता है कि प्रथम अवस्था की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है या कौन सी है। मैक्सिमम इसका ये ध्यान रखना जरूरी है। हमेशा हम क्या करते हैं कि मैक्सिमम किताबों में लिखा जाता है उच्च रहती है, लेकिन उच्च कितनी रहती है तो 35 के लमसम रहती है, या इसको आप 30 से 40 के बीच मान सकते हैं। तो उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि की स्थिति क्या रहेगी, स्थिर रहेगी। इस समय जो एजुकेशन रहेगा वो निम्नतम रहेगा, और अर्थव्यवस्था है वो आदिम समाज, निर्वाह कृषि या शिकार, पशुपालन, उन पर ये डिपेंड करेंगे, और तकनीकी का अभाव रहेगा। और वर्तमान देश की बात करें तो आदिम जो समाज के कबीले हैं, जैसे वर्षा वनों में पाए जाने वाले, या बांग्लादेश के जंगलों में या पहाड़ी इलाकों में पाया जाने वाला समाज, ये होगी फर्स्ट फेज। देखो यार ऐसा क्यों है, ये भी तो एक प्रश्न आ सकता है कि उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर का कारण क्या है। देखो मैं जन्म दर का कारण बताता हूँ। हाँ एक चीज और ध्यान रखनी, सॉरी, जो इम्पोर्टेंट चीज थी वो, इस टाइम पीरियड में जीवन प्रत्याशा क्या रहेगी, ये भी आपको एक ध्यान रखना है। इसको मैं नीचे लिख लेता हूं, या जीवन प्रत्याशा को मैं यहां डाल देता हूं। जीवन प्रत्याशा क्या रहेगी। जीवन प्रत्याशा का मतलब प्यारे विद्यार्थियों होता है जीवन जीने की इच्छा। जीवन जीने की इच्छा को औसत आयु से इंडिकेट किया जाता है कि इस टाइम पीरियड में औसत आयु क्या रहेगी। तो यहाँ जीवन प्रत्याशा है वो निम्न रहेगी, क्योंकि मैं किसी पर्टिकुलर एज में तो उसको बांध नहीं सकता, लेकिन यहाँ जीवन प्रत्याशा है वो निम्न रहेगी। ये आपको शब्द याद रखना है। क्लियर। उसके बाद आप, हाँ एक चीज ये कि जन्म दर उच्च क्यों है, इसके पीछे एक लॉजिक है। नंबर 1 अशिक्षा, नंबर 2 रूढ़िवादी समाज, और नंबर 3 अर्थव्यवस्था के प्रति रूढ़िवादी सोच। कौन सी, अधिक बच्चे होंगे तो अधिक कमाएंगे। दैट इज क्लियर। मृत्यु दर उच्च क्यों है, सीधा सा रीजन है टेक्नोलॉजी का अभाव, महामारियों का प्रकोप। वृद्धि स्थिर क्यों है, जन्म दर उच्च है, मृत्यु दर उच्च है, तो वृद्धि स्थिर रहेगी।
बाकी शिक्षा, अर्थव्यवस्था, इनसे कोई पर्टिकुलर प्रश्न नहीं आएगा। फिर सेकंड स्टेज, देखो सेकंड स्टेज के दोनों फेज की अलग अलग विशेषता है। दोनों फेज कौन सी? फर्स्ट फेज और सेकंड फेज। ये जो फर्स्ट फेज है इसमें आप देख रहे हो, मैं पूरी को एनालिसिस कर देता हूं सेकंड स्टेज को। सेकंड स्टेज के फर्स्ट फेज में जन्म दर उच्च बनी रहेगी जबकि मृत्यु दर गिरेगी। दिख रहा है आपको? करो, जन्म दर तो उच्च बनी हुई है और मृत्यु दर सेकंड फेज में आते ही गिर रही है और तीव्र गति से गिर रही है। जैसे ही सेकंड फेज यानी द्वितीय अवस्था का अंतिम चरण शुरू होता है तो वहां से मृत्यु दर तो ऑलरेडी नीचे है ही है, जन्म दर भी गिरनी शुरू हो जाती है। ये दूसरी फेज की दो विशेषता है, यानी दूसरी अवस्था की दो विशेषताएं। दूसरी अवस्था के प्रारंभिक चरण के अंदर जन्म दर उच्च बनी रहती जबकि मृत्यु दर गिरती हुई आती है और इसको हम मध्यम कह सकते हैं, गिरती हुई मध्यम। इस फेज के अंतिम में यानी सेकंड अवस्था के अंतिम में जन्म दर गिरती हुई मध्यम आती है जबकि मृत्यु दर निम्न के पास पहुंच जाती है। ये इसकी विशेषता है। अब मैं इसको लिखूं कि इसमें जन्म दर क्या रहेगी, तो आपको ये जो दोनों फेज है इसका मैं अलग करके लिखता हूं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये जो सेकंड फेज है, सेकंड फेज में अवस्था के लिए बोल देता हूं। सेकंड फेज के पहले चरण में आपका जो जन्म दर है वो उच्च रहेगा, ये ध्यान रखना है आपको। और आपको सर उच्च कितना रहेगा? ये अप्रोक्सीमेटली 35 यानी 30 से 35। मृत्यु दर गिरता हुआ मध्यम, ध्यान रखना गिरता हुआ, लेकिन आपको ध्यान रखना है मध्यम है। मध्यम कितना रहेगा? 15 से 20। 15 से 20। वृद्धि दर क्या होगी? वृद्धि दर सामान्यतः बढ़ेगी, आप बढ़ती हुई लिख सकते हैं, बढ़ती हुई, सामान्यतः बढ़ती हुई, तीव्र गति से तो नहीं कह सकता, इसके बीच के स्टेज में आएगी, तीव्र गति से बढ़ेगी। और जनसंख्या का जो ग्रोथ है वो शुरू हो गया है, पहले स्थिर थी अब ग्रोथ शुरू हो गया है। शिक्षा, सामान्य तकनीकी का ज्ञान आ रहा है तो शिक्षा बढ़ रही है। अर्थव्यवस्था, ज्ञान कृषि स्थापित हो चुकी है, कुछ उद्योग भी आए हैं। वो इतना कोई छोटा प्रश्न नहीं बनेगा उसका, मेन तो यह तीनों चीजें में है। जीवन प्रत्याशा बढ़ रही है तो जीवन प्रत्याशा बढ़ती हुई कह सकते हैं। क्लियर? ये फर्स्ट फेज में। सेकंड फेज खतरनाक है। सेकंड फेज का जो दूसरा चरण है उसमें आपका जन्म दर है वो गिरेगा, गिरती हुई जन्म दर ये मध्यम में आ जाएगी। मध्यम में आएगी मतलब ये 15 से 20 के पास आ जाएगी। और इस समय जो तुम्हारी मृत्यु दर है वो निम्न पे चली जाएगी। निम्न पे जाएगी मतलब 10 से 15 के बीच में आ जाएगी। और जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो अच्छा होगा, वृद्धि तीव्र होगी इसमें। समझ गए? ये हाँ, अब सेकेंड फेज के अंदर कौन से देश आए रहे हैं? देखो सेकेंड फेज के प्रथम चरण में जैसे बांग्लादेश, कीनिया, ये देश आते हैं। सेकेंड फेज के जो अंतिम चरण है, द्वितीय अवस्था का अंतिम चरण है, उसमें दुनिया के विकासशील देश आते हैं। भारत इसके अंदर आएगा। समझ गए ना? भारत वर्तमान में एक यहाँ प्रश्न ये पूछा जाएगा कि भारत किस अवस्था में है, तो आपको ध्यान रखना है भारत द्वितीय अवस्था में है। लेकिन द्वितीय अवस्था के कौन से चरण में है? ये अंतिम चरण में है। कई बार क्या होता है कि 4 अवस्था के साथ प्रश्न पूछा जाता है, तो उस कंडीशन में भारत तृतीय अवस्था में रहता है। जैसे सेक्स के हिसाब से जब क्वेश्चन आता है 4 अवस्थाएं दी होती है, भारत तीसरी अवस्था के अंदर आता है। ये हो गया देश का। और इस समय जीवन प्रत्याशा बढ़ जाए। अब आपको ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कोई भी देश सोशल रूप से और इकोनॉमिक रूप से डेवलप होता है। मेजर इकोनॉमिक डेवलपमेंट जरूरी है पहले, उसके बाद सोशल डेवलपमेंट आएगा। जैसे ही आर्थिक वृद्धि होगी तो लोगों के जीवन में बदलाव आएगा, क्योंकि उनकी आय बढ़ेगी तो शिक्षा बढ़ेगी तो लोगों के सोचने का नजरिया बदल जाएगा।
सोचने का नजरिया बदलेगा, उन्हें हम कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन हो रहा है। रूढ़िवादी सोच धीरे धीरे खत्म हो रही है, उसकी जगह आधुनिक तकनीकी विज्ञान आधारित सोच विकसित हो रही है, उसे हम कहते हैं आधुनिक समाज। तो ये समाज के संक्रमण का दौर है। एक प्रश्न बनेगा, कौन सी अवस्था सामाजिक संक्रमण का दौर है? तो ये जो सेकेंड फेज है, ये सामाजिक संक्रमण का दौर मानी जाती है। उसके बाद जैसे ही तृतीय अवस्था आएगी, तृतीय अवस्था में बहुत बड़ा चेंजेस आएगा। आप देख रहे हैं दोनों कर्व मिल गए हैं और बहुत लो तक आ गए हैं, ये कर्व 10 तक आ गए हैं, अप्रोक्सीमेटली 10 तक आ गए हैं। इसका मतलब जन्म दर भी निम्न हो गई है, निम्न हो गई है मतलब 10 to 50 रह गई है। मृत्यु दर भी निम्न हो गई है, मतलब 10 to 50 के अप्रोक्सीमेटली रह गई है। और इस समय पॉपुलेशन ग्रोथ है वो लो हो चुकी है, यानी जनसंख्या की वृद्धि है वो निम्न हो चुकी है। अर्थव्यवस्था पूर्णतः औद्योगिकृत नगरीय अर्थव्यवस्था है, ध्यान रखना। शिक्षा 90+ यानी 100% एजुकेशन उस कंट्री ने प्राप्त किया है। टेक्नोलॉजी आधुनिक तकनीकी का पूर्ण विकास उस देश में हो चुका है। और यदि हम कंट्री की बात करें तो दुनिया के मोर डेवलप्ड नेशन इसके अंतर्गत आते हैं। फॉर द एग्जांपल इंग्लैंड इसमें आता है, यानी यूरोप की मैक्सिमम वेल डेवलप्ड कंट्री इसमें आती है। जापान इसमें आता है, यूएस इसके अंतर्गत आता है, यूएसएसआर इसके अंतर्गत आता है, स्वीडन इसके अंतर्गत आता है। क्लियर हो गया? इन देशों की एक प्रॉब्लम है, बाकी वाले देशों की तो बहुत प्रॉब्लम थी, इन देशों की एक महत्वपूर्ण प्रॉब्लम है। कई बार पूछा जा सकता है कि तरक्की या अंतिम अवस्था के देशों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समस्याएं हैं? तो इन देशों के सामने एक बड़ी समस्या है और वो समस्या है जनसंख्या की नकारात्मक वृद्धि। जनसंख्या की नकारात्मक वृद्धि। नकारात्मक वृद्धि का मतलब होता है जनसंख्या ऋणात्मक में जा रही है, अर्थात जनसंख्या घट रही है। तो ये हो गया आपका जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत। बहुत ही अच्छा सिद्धांत है। हाँ, एक चीज आपको ये ध्यान और रखना है कि फर्स्ट फेज में एक क्वेश्चन बनेगा आपका कि कितने वर्ष पूर्व दुनिया के सारे देश प्रथम अवस्था में थे। क्योंकि ये किताब ने मेंशन किया इसलिए मैं ये चीज बता रहा हूं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 200 वर्ष पूर्व दुनिया के सारे देश इस कंडीशंस में थे। मतलब इंडस्ट्रियल जो रिवोल्यूशन हो रही थी उस टाइम की किताब बात कर रही है कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के आसपास सारे देश फर्स्ट फेज के अंदर थे। तो मैक्सिमम संभावना एक तो भारत के पूछी जा सकती है और एक इस फेज के अंदर कौन से देश है ये पूछी जा सकती है। एक इस फेज के देशों की समस्याएं क्या है ये पूछी जा सकती है। एक फर्स्ट फेज के देशों की विशेषताएं क्या है ये पूछी जा सकती है। ये चीज मैंने बताई है, ये सारी विशेषताएं। एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि फर्स्ट फेज और फाइनल फेज यानी पहली अवस्था और अंतिम अवस्था में सिमिलरिटी क्या है। सिमिलरिटी का मतलब समानता क्या है इन दोनों में। प्रथम अवस्था और अंतिम अवस्था में क्या समानता है, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो आपको ध्यान रखना है कि इन दोनों फेज के अंदर एक समानता है और वो है जनसंख्या की निम्न वृद्धि। जनसंख्या की जो वृद्धि दर है वो निम्न है, अर्थात स्थिर जनसंख्या है। ये इन दोनों फेज की कॉमन विशेषता है। बहुत अच्छा चैप्टर है ये और एक आध प्रश्न इसमें से अवश्य आने की संभावना है। तो आशा है कि ये अच्छे से आपकी समझ में आ गया होगा। आप अपनी 12वीं की नोटबुक में से इसे जरूर समझ लीजिए।